नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र। उसके अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो उत्सर्जन की सामान्य भाषा में जो परिभाषा होती है वो है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हैं या हानिकारक हैं, उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। नॉर्मली हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन लेते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है उनके जो कंपोनेंट को हम देखें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये जो कार्बन है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है लंग्स से, हाइड्रोजन H2O में बदल जाता है, लेकिन जो प्रोटीन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इस नाइट्रोजन के उत्सर्जन के लिए हमें उत्सर्जी तंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उत्सर्जन की परिभाषा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को लिखना बहुत ही जरूरी है। इसको लिखे बिना ये परिभाषा हमारी पूरी नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई? उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में इसके लिए जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं। इसकी इकाई है वृक्काणु, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन है? कोशिका है। इसी प्रकार जो वृक्क है उसकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वृक्काणु या नेफ्रॉन है। इन नेफ्रॉन से ही मिलके वृक्क बनता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकारों की। सबसे पहला प्रकार आता है अमोनिया, जिसे NH3 भी कहते हैं। इसके उत्सर्जन के लिए हमें अत्यंत अधिक आवश्यकता होती है जल की। इसलिए जलीय जीवों में या उभयचर जीवों में ही अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया है जो सबसे अधिक विषैली होती है। जो 3 उत्सर्जी अपने प्रकार है अपशिष्ट, उसमें से अमोनिया जो है वो हमारी सर्वाधिक विषैली होती है। इसलिए इसको हम शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसको शरीर से तुरंत बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम अमोनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जलीय जीव और उभयचर जीव। अब आता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये हमें ध्यान रखना है। अमोनिया की तुलना में ये थोड़ी कम विषैली होती है। लीवर के अंदर जो अमोनिया है वो यूरिया में बदल जाती है, और जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी जीव भी कहते हैं। यूरिया के उत्सर्जन के लिए जो हमारा अंग काम में आता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं वृक्क के बारे में, तो वृक्क किडनी है वो इसका उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यूरिया है इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में, और इसका उत्सर्जन कौन करता है? किडनी। फॉर्मेशन होता है लीवर में और उत्सर्जन करता है किडनी या वृक्क। स्तनधारी होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आता है हमारा तीसरा अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल। इसके उत्सर्जन में अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पता है पक्षियों की बीट वगैरह जो होती है वो कैसी होती है? सेमी सॉलिड। इसके जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं उसमें क्या होता है? जो अमोनिया होता है वो यूरिक अम्ल में बदल जाता है। ऐसे जीव यूरिकोटैलिक या यूरिया अम्ल उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पक्षी, सरीसृप, कीट आदि। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। जो प्रोटीन होता है उसकी डिग्रेडेशन से सबसे पहले जो बनता है वो अमोनिया बनता है, और ये अत्यंत विषैली होती है। तो जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं वो अमोनिया को इसी अवस्था में अपने शरीर से बाहर त्याग देते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव हैं वो इस अमोनिया को लीवर में यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और यह यूरिया किडनी में जाके हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस यूरिया के त्यागने में कौन कौन से अंग हमारे सहायक हैं। तो सबसे पहला अंग होता है वृक्क या किडनी। यह हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी पोजीशन हमारे उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेफ्ट राइट में होती है। संख्या में ये राइट है और वो लेफ्ट किडनी है। दूसरा अंग है हमारा मूत्रवाहिनी या यूरेटर, जो संख्या में 1 जोड़ी होती है।
यह मूत्र को किडनी से इकट्ठा करके मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय को हम ब्लेडर भी कहते हैं। मूत्राशय लास्ट में एक संकरे मार्ग में बदल जाता है जिसे हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं। अब हम उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम देखेंगे। इसमें दो किडनी होती है, राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है। इन किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। इन किडनी से एक नलिकाकार संरचना बाहर निकल रही है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी किडनी से मूत्र को एकत्रित करके मूत्राशय तक पहुंच जाती है। मूत्राशय का जो अंतिम सिरा है धीरे धीरे संकरा होता जाता है और लास्ट में मूत्र मार्ग में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं हाइलम की। किडनी में जो खांचनुमा संरचना है उसे हम हाइलम कहते हैं। इस हाइलम में ये वृक्की धमनी रेड कलर से मेंशन की गई है वो तो प्रवेश करती है, और ब्लू लाइन वाली वृक्की शिरा और ये मूत्रवाहिनी ये दोनों बाहर निकलती हैं। वृक्की धमनी जो है वो शरीर से रक्त को लाती है जो अपशिष्ट पदार्थ से युक्त होता है, और जो ये वृक्की शिरा है वो अपशिष्ट पदार्थ रहित रक्त को किडनी से बाहर लेके जाती है। अब हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें जो इसका ये बाहरी जो उभरा हुआ भाग है उसे हम वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो पिरामिडल लाइक हमें स्ट्रक्चर दिख रही है ये इसका भीतरी भाग होता है, इसे हम मेडुला कहते हैं। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन की जो इकाई है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा जो होता है वो तो कॉर्टेक्स में होता है, ये इसकी जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, और ये जो हैने लूप और संग्राहक नलिकाएं हैं ये मेडुला में होती है। मूत्र छन करके नेफ्रॉन से संग्राहक नलिकाओं में होता हुआ किडनी के कैलिक्स में आता है, और सभी कैलिक्स आगे जाके वृक्कीय श्रोणि या रीनल पेल्विस में खुलते हैं। रीनल पेल्विस से होता हुआ मूत्र हमारा मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाता है। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे। एक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिका का संरचना होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यह उत्सर्जन की इकाई है। नेफ्रॉन की संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो ऊपर का हिस्सा होता है जो कपनुमा स्ट्रक्चर है उसे हम बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। पीछे का जो नलिका का संरचना है इसे हम वृक्की नलिका कहते हैं। इस वृक्की नलिका में जो स्टार्टिंग की कुंडलित नलिका है जो बोमेन संपुट के पास में है उसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह नलिका आगे जाके अपना व्यास धीरे धीरे कम करती जाती है और लास्ट में यू शेप की आकृति बनाती है जिसे हम हैनले का लूप कहते हैं। यह हैनले का लूप का आकार फिर बढ़ता जाता है और कुंडलित स्ट्रक्चर बनाती है जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यह दूरस्थ नलिका फिर संग्राहक नलिका में खुलती है। इस प्रकार कई नलिकाएं इस संग्राहक नलिका में खुलती हैं जो आगे जाके वृक्कीय श्रोणि से मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब हम यहाँ आते हैं वापस कि जो किडनी के अंदर रक्त लेके आती है उससे हम वृक्कीय धमनी कहते हैं, और यह वृक्कीय धमनी किडनी में प्रवेश करने के बाद में कई छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होती जाती है और लास्ट में अभिवाही धमनिका का निर्माण करती है। यह अभिवाही धमनिका रुधिर को बोमेन संपुट की ओर लेके जाती है। यहाँ एक गुच्छानुमा संरचना बनाती है। इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस गुच्छे की जो केशिकाएं हैं वो फिर अपवाही धमनिका का निर्माण करती हैं। यह अपवाही धमनिका फिर आगे जाके छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती है और यह केशिका नेफ्रॉन के चारों ओर वितरित हो जाती है। यह फिर पुनः मिलकर के वृक्कीय शिरिकाओं का निर्माण करती हैं और वृक्कीय शिरिकाएं फिर वृक्कीय शिरा का निर्माण करती हैं और रुधिर को किडनी से बाहर लेके जाती है। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। यह कार्य 3 स्टेप्स में होता है। पहला है परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसे हम सामान्य भाषा में छानना भी कह सकते हैं। दूसरा है पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है स्त्रवण या सीक्रेशन। तो सबसे पहले हम परानिस्यंदन की चर्चा करेंगे। यह कार्य नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में संपन्न होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है, यानी साइज में चौड़ी होती है, और अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है, ये इसकी तुलना में संकरी होती है। जिस वजह से क्या होता है, जितना रुधिर ग्लोमेरुलस में आता है उतना वापस उसी टाइम में जा नहीं पाता, जिस वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और इस प्रेशर की वजह से
यहाँ पे जो भी पदार्थ होते हैं वो छन करके इस बोमेन संपुट में पहुंच जाते हैं। तो इस छने हुए पदार्थ को हम निस्यंदित द्रव, फिल्ट्रेट, निस्यंदित द्रव कहते हैं। अब इस निस्यंदित द्रव में कुछ पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी के लाभदायक होते हैं और कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं। लाभदायक पदार्थ में है जैसे कि ग्लूकोज, H2O, साल्ट, एमिनो एसिड आदि, और जो हानिकारक पदार्थ हैं वो है यूरिया। एक दिन में लगभग 180 लीटर निस्यंदित द्रव हमारी बॉडी में आता है, और लेकिन जो यूरिन हम बाहर त्यागते हैं उसका जो अमाउंट होता है वो होता है लगभग 1.5 लीटर। इसका मतलब क्या है कि 99% जो हमारा निस्यंदित द्रव है वो हमारी बॉडी के द्वारा वापस अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार यह अवशोषित होता है हमारी बॉडी में। इसमें जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल है उनकी जो लगभग 100% मात्रा है वो समीपस्थ कुंडलिक नलिका के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और साल्ट और जो जल है उनकी मात्रा रक्त नलिका के द्वारा आगे अलग अलग स्थान पे अवशोषित होती है। जल जो है, यहाँ पर जल की जो मात्रा अधिकतम जो अवशोषण होता है वो हैनले के लूप और वहां पे कलेक्टिंग डक्ट, इन दो जगहों पे इसकी अधिकतम मात्रा अवशोषित होती है। जिन जीवों में हैनले का लूप जितना लंबा होता है उनमें जल का अवशोषण उतना ही अधिक होगा और उनमें यूरिन में जल की मात्रा उतनी ही कम होगी। जैसे कि ऊंट है, उसमें हैनले का लूप बहुत लंबा होता है। तो अब यहाँ पे जो अवशोषण हुआ है जल का वो बाद में पराश्रम विधि के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड स्टेप, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का स्त्रवण, जिससे सिक्रेशन भी कहते हैं। कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका यहाँ पे फिल्ट्रेट होना जरूरी होता है पर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, पोटेशियम आयन है और कुछ दवाइयां हैं। तो उनको छानने के लिए, यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी एटीपी के रूप में खर्च करनी पड़ती है। तो ये जो पदार्थ हैं वो हमारी समीपस्थ कुंडलिक नलिका में स्त्रवण के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं और हमारी रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ सारे बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जो लाभदायक पदार्थ है उनका तो अवशोषण हो जाता है और हानिकारक पदार्थ है वो आगे यहाँ पहुंचते हुए संग्राहक नलिका से होते हुए वृक्कीय श्रोणि से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिए जाते हैं। शुरुआत में जब मूत्राशय खाली होता है तो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें मूत्र इकट्ठा होता जाता है इसका साइज बड़ा होने लगता है, और जब ये मूत्राशय पूरा भर जाता है तो मूत्राशय के द्वारा एक रिफ्लेक्शन पहुंचता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के पास में। फिर ये जो मस्तिष्क है एक हमें ऐच्छिक संदेश देती है जिससे हम मूत्राशय से मूत्र को बाहर त्यागते हैं। तो ये जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया है इसे हम मूत्रण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस मूत्रण की क्रिया का कंट्रोल करते हैं या नियमन कहते हैं। इसका हम अब नियमन देखेंगे। नियमन की जो क्रिया है वो एडीएच हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर में जल के अवशोषण की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस हार्मोन के द्वारा जो मैक्सिमम जल का अवशोषण होता है वो दूरस्थ कुंडलिक नलिका में और संग्राहक नलिका में होता है। अगर हमारे शरीर में एडीएच की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे जल का अवशोषण होगा नहीं, जिससे क्या होगा, मूत्र के द्वारा जल की अधिक मात्रा निकलेगी और हमें जो बीमारी होगी उसका नाम है डाययूरेसिस। इस प्रकार एडीएच जो है जल के अवशोषण को कंट्रोल करता है। अभी तक हमने जो हमारी बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन जो है किडनी, उसके बारे में चर्चा करी थी, कैसे वो वर्क करती है, यूरिया कैसे बनता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे हमारे शरीर के अन्य उत्सर्जी अंग, जिसमें पहला है फेफड़े।
फेफड़े हैं वो CO2 को शरीर से बाहर निकालती है। दूसरा है त्वचा, त्वचा में पसीने के साथ में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल बाहर निकलता है। और सीबम जो कि तेली चिपचिपा पदार्थ है, उसके साथ में स्टेरॉइड्स और हाइड्रोकार्बन शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं। नेक्स्ट है यकृत या लीवर, लीवर से अमोनिया, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, विटामिन, स्टीरॉइड आदि मल के साथ उत्सर्जित होते हैं। मल का पीला रंग बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन के कारण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।